Hello, my name is Ashish Sharma, and this is the next lecture on modern physics or quantum mechanics. And in this lecture, we are going to discuss de Broglie hypothesis. De Broglie hypothesis. Hypothesis means अभिकल्पना, means there is no derivation. ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है इनका जो रूल था, लेकिन ये 1923 के अंदर जो है डी ब्रोगली ने बताया था। और 1927 के अंदर डेविसन जर्मर ने एक्सपेरिमेंट किया और जो डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसकी वैलिडिटी को प्रूव कर दिया। मतलब ये ट्रू है, ये प्रूव कर दिया 1927 के अंदर डेविसन जर्मर ने। अच्छा, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है क्या? Although we have already discussed in our first lecture when I gave you the basic introduction about quantum mechanics, तो हुआ क्या कि एक बहस चल रही थी कि जो लाइट है ये पार्टिकल है या वेव है। मतलब लाइट क्या है, पार्टिकल है या वेव है। मतलब लाइट के दो नेचर शो हो रहे हैं, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। मीन्स लाइट हैव ड्यूल नेचर। क्या गया था कि लाइट हैव ड्यूल नेचर। तो एक मेरे आपसे सवाल है, ड्यूल नेचर का मतलब दोगलापन है ना। कभी लाइट जो है पार्टिकल बन रही है, कभी वेव बन रही है। तो क्या ऐसा दोगलापन होता है क्या फिजिक्स के अंदर? कहाँ कमी है? वेयर इज द प्रॉब्लम दैट लाइट इज शोइंग ड्यूल नेचर? तो ये आपको मुझे बताना है, कमेंट में समझाना कि प्रॉब्लम कहाँ थी कि लाइट जो है ड्यूल नेचर जो है कर रही है, मतलब दोगलापन जैसा बिहेवियर है, या मेरा स्टेटमेंट गलत है, मतलब क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। ठीक है, आप बताना। नहीं बता पाओगे तो या तो मैं इस लेक्चर के लास्ट में बताता हूँ, या फिर जो है नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं अपन। ठीक है, तो लाइट पे क्या बहस चल रही थी कि लाइट कभी वेव है कभी पार्टिकल है। और डी ब्रोगली ने आके कहानी पलट दी। इन्होंने कहा सिर्फ लाइट ही ड्यूल नेचर नहीं शो करती है, इवन अ पार्टिकल हैव एसोसिएटेड वेव। कि कण जो है, एक मैटर जो है, पार्टिकल जो है, उससे भी एक तरंग जुड़ी हुई होती है, उससे भी एक वेव जुड़ी हुई होती है। अब तक तो सिर्फ क्या था कि लाइट क्या है, ड्यूल नेचर शो कर रही है। लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। इन्होंने कहा नहीं, पार्टिकल भी ड्यूल नेचर शो करता है। पार्टिकल पार्टिकल भी है और पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव भी होती है, और उसको अपन कहते हैं मैटर वेव। क्या कहते हैं? मैटर वेव। तो इन्होंने क्या कहा, देर इज ऑलवेज अ वेव associated with each particle having momentum p. This wave is called matter wave. Matter wave और डी ब्रोगली वेव है ना, इसको डी ब्रोगली वेव भी कह देते हैं। एंड वेवलेंथ इज गिवन बाय वेवलेंथ। अब भाई वेव है तो वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। एच क्या है यहाँ पे? प्लांक कांस्टेंट। पी क्या है? लीनियर मोमेंटम। या फिर मैं पी को क्या लिख सकता हूँ? एम इंटू वी। अब ध्यान रखना, वी तो वेलोसिटी है, लेकिन यहाँ पे एम क्या है? मूविंग मास है। क्या है? मूविंग मास। और मूविंग मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन होता है? एम इक्वल्स टू एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर। रिलेटिविटी के जो लेक्चर हैं अपने, आप चैनल के वीडियोस में जाना, और सबसे जो पुराने लेक्चर्स पे जब आप जाओगे, वीडियो की जो लिस्ट है उसमें सबसे नीचे जाओगे तो आपको STR के 2 लेक्चर मिलेंगे, आप वहाँ देखना। तो एम इक्वल्स टू होता है एम नोट डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो ये एम क्या है? यहाँ पे मूविंग मास है। ये जो है ध्यान रखने की बात है, ये भूलना नहीं है आपको। अच्छा, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी, और आई कैन राइट एच अपॉन एम नॉट वी इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हर एक केस में वैलिड है।
लेकिन फिर इसके दो अलग अलग केस बनाए गए, एक रिलेटिविस्टिक केस, एक नॉन रिलेटिविस्टिक केस। तो मैं पहले किसकी बात करता हूँ, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात कर लेता हूँ, नॉन रिलेटिविस्टिक केस की बात कर लेता हूँ। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस है, ये कैसे पहचाना जाता है? तो इसकी दो चीज़ें हैं, एक तो वेलोसिटी से, मतलब जब वेलोसिटी क्या हो, बहुत बहुत कम हो स्पीड ऑफ लाइट से, या फिर जो एनर्जी है, एनर्जी जो है पार्टिकल की वो बहुत बहुत कम हो, किससे, रेस्ट मास एनर्जी से। किससे, रेस्ट मास एनर्जी से। मतलब जो एनर्जी आपको दी गई है, इट विल बी बेटर इफ यू राइट हेयर काइनेटिक एनर्जी, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की वो उसकी रेस्ट मास एनर्जी से बहुत बहुत कम हो, उस केस में क्या होता है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस लगता है। चलो तो भाई लगाते हैं। तो नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर क्या बनेगा, v बहुत बहुत छोटा है c से, इसका मतलब v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लैम्डा इक्वल्स टू कितना लिख सकता हूँ, h अपॉन एम नॉट v। ठीक है, ऐसे लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन p, मतलब मैं रेस्ट मास यूज कर सकता हूँ, कहने का मतलब ये है। क्लियर है? अच्छा, दूसरी एक और चीज, पी स्क्वायर बाई 2m कितना होता है, काइनेटिक एनर्जी। कैसे, p कितना होता है, mv, और इट विल बी बेटर इफ आई राइट m नॉट v। ये ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ क्लासिकल में वैलिड है, वो भी नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के अंदर, वरना वैलिड नहीं है ये, है ना। अच्छा, तो पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम नोट स्क्वायर वी स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 2m0 डिवाइडेड बाई 2m0। तो देखो एम नोट से एम नोट ये बन जाएगा हाफ एम वी नोट स्क्वायर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से पी कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। बताओ यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो? नहीं होगी, पूरी पूरी उम्मीद है मुझे। तो यहाँ पे लैम्डा कितना आ गया, यहाँ से h अपॉन 2m0, इट विल बी बेटर टू राइट m0, मतलब रेस्ट मास इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो ये क्या हो गया, नॉन रिलेटिविस्टिक केस का फॉर्मूला आ गया। या फिर आपको कुछ बुक्स के अंदर इसको ई से ही रिप्रेजेंट कर देते हैं काइनेटिक एनर्जी को भी, तो कुछ इस तरीके से जो है आपको मिल सकता है 2me, रेस्ट मास को भी m से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका जो वेवलेंथ है वो प्रोपोर्शनल है 1 बाई एनर्जी की पावर 1/2k, क्योंकि रेस्ट मास तो फिक्स होगा। तो एनर्जी कितनी दी गई है पार्टिकल को, उसकी 1/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं फिर कह सकता हूँ कि एनर्जी की -1/2 के प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो ये आ गया आपका नॉन रिलेटिविस्टिक केस, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, रिलेटिविस्टिक केस की। किसकी बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक केस की। चलो पहले रिलेटिविस्टिक केस से पहले मैं इसके कुछ एग्जांपल और करवा देता हूँ आपको। किसके, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के एग्जांपल। देखो, फॉर चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज कितना है q, तो देखो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी W इक्वल्स टू क्यू इंटू वी होता है, चार्ज इंटू वोल्टेज, Q इंटू वी। वी क्या है, वोल्टेज डिफरेंस है जिससे वो एक्सेलरेटेड है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट 2m0 q इंटू वी। अच्छा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ फॉर इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए देखो Q कितना हो जाता है, E के बराबर, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, h अपॉन अंडर रूट 2m0 E और V। अब देखो h की वैल्यू आपको पता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। m0 रेस्ट मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब।
तो इन सब की वैल्यू जब आप रख दोगे तो ये आ जाएगा 12.27 डिवाइडेड बाई √v एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो देखो ये फॉर्मूला याद करने का एडवांटेज क्या है, अगर आपके एग्जाम में आता है तो एक तो एग्जाम में आप क्या करो, एच रखो, फिर अंडर रूट में इन सब की वैल्यू करो, मल्टीप्लाई करो और फिर सवाल करो, एक इसमें डायरेक्ट वोल्टेज रख दो। तो सवाल कैसे आएगा, इफ an electron is accelerated with 100 volt then find out the associated wavelength। जो एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ निकालो। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, 12.27 डिवाइडेड बाई √100 रखना है, वरना आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो ये याद रखना ज़्यादा बेटर है। तो देखो मैंने पहले कहा था एग्जाम के अंदर, क्योंकि अपन कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें आपको क्या करनी है, याद रखनी है, कुछ चीज़ें जिनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में बोलता हूँ कि आपको ये फॉर्मूला याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है बायसिंग के, आप इजीली KVL लगा के वहाँ पे निकाल लेना। लेकिन यहाँ पे देखो इतनी कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, स्पेशली नेट, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेटर भी नहीं होगा, तो आपको ये याद होना चाहिए। गेट और जैम के अंदर कैलकुलेटर होता है तो इससे भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए हो गया। अगर ऐसे मैं आपके लिए किसकी बात करूँ, फॉर प्रोटॉन, तो प्रोटॉन के लिए क्या होगा, सेम, सिर्फ मास बदल जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास है, यहाँ पे किसका मास आ जाएगा, प्रोटॉन का, चार्ज उतना ही होगा। ये अब आपको कैलकुलेट करना है, मुझे याद नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको H की वैल्यू रख दोगे 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.673 इंटू 10⁻⁻27 kg, और E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये सारी वैल्यू रख के आप जब सोल्व करोगे तो कुछ ऐसा ही आ जाएगा एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ कोई नंबर होगा, डिवाइडेड बाई √v आ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्रोटॉन के लिए हो गया। फिर आप ये चीज़ किसके लिए करोगे, फॉर अल्फा पार्टिकल, किसके लिए करोगे, फॉर अल्फा पार्टिकल। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो कैसे करेंगे हम, तो कुछ नहीं है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो लैम्डा इक्वल टू H/2 मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू v। तो देखो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हीलियम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या है इसके अंदर, इसके अंदर 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो देखो मास कितना हो गया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का इक्वल मास होता है, तो लगभग मैं 4 गुना कर लूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, लैम्डा इक्वल्स टू H/2 इंटू 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अच्छा और चार्ज कितने होंगे, हीलियम है, 2 प्रोटॉन होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे तो कितना चार्ज होगा, 2e और इंटू v। तो यहाँ से आपको देखो मास ऑफ प्रोटॉन पता है, ई पता है, सब पता है, कैलकुलेट करोगे तो इसमें भी क्या जाएगा, ऊपर एक नंबर होगा और नीचे √v होगा। ध्यान देना इसमें 12.27 है, यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन इससे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे और छोटा नंबर आएगा, और यहाँ पे देखो 4 टाइम हो गया, चार्ज भी डबल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे और छोटा नंबर आएगा। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, कल मुझे बताना है या फिर कमेंट में बता देना, क्लियर है, मैं चेक कर लूँगा। ठीक है, अब अपन बात करते हैं गैस की, क्लासिकल गैसेस की। ठीक है ना, ये परफेक्ट गैस की बात करते हैं, तो मैं ये मिटा लेता हूँ। तो गैस जो है उन पर चार्ज वगैरह नहीं होता, तो उनकी एनर्जी कैसे निकालोगे, तो जिनके ऊपर चार्ज नहीं होता है उनकी एनर्जी देखो, क्लासिकल में जो एनर्जी दी जाती है, एवरेज एनर्जी, वो दी जाती है पाई KBT से। पाई 22/7 और 3.14, KB इज नथिंग बट बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड T टेम्परेचर। और जो क्वांटमली जो एनर्जी दी जाती है, परफेक्ट गैस के लिए बात कर रहा हूँ ये मैं, परफेक्ट गैस क्वांटम के अकॉर्डिंग जो एनर्जी दी जाती है वो दी जाती है 3/2 KBT से। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप लैम्डा निकालते हो तो कितना था, H/√2m इंटू एनर्जी, तो कितना आ गया पाई KT, तो 2m पाई KT। ये फॉर्मूला आ गया क्लासिकल गैस के लिए। और क्वांटम मैकेनिकली, अच्छा ये फॉर्मूला था क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से, किससे आता है, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स से, पढ़ाएंगे अपन है ना क्वांटम स्टैटिस्टिक्स,
उसमें क्या होता है, इक्विपार्टीशन थ्योरम अगर आपको याद हो तो, इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, हर एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हाफ केटी एनर्जी होती है। तो कोई भी फ्री पार्टिकल है, परफेक्ट गैस है, फ्री पार्टिकल है, तो 3 डायमेंशन में जा सकता है, तो 3/2 एनर्जी हो गई, ठीक है, 3/2 kBT। तो अगर इसके अकॉर्डिंग करोगे तो लैम्डा कितना आ जाएगा, 1/√2m, एनर्जी कितनी है, 3/2 kT, कैंसिल तो ये हो गया 1/√3m kBT। तो ये क्वांटम स्टैटिस्ट के अकॉर्डिंग है और ये क्लासिकल के अकॉर्डिंग है। तो अगर क्लासिकल गैस बोल दे वो, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, क्लासिकल गैस बोल दे तो यही फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है ना। बाकी दोनों ही परफेक्ट गैस के लिए हैं, क्लियर है, ठीक है। न्यूट्रॉन के लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, क्यों, न्यूट्रॉन पे भी कोई चार्ज नहीं होता है, तो भी गैस की तरह बिहेव करता है, तो न्यूट्रॉन के लिए भी यही फॉर्मूले लगेंगे। क्लासिकल बोलता है तो ये, अदरवाइज क्वांटम स्टैटिस्टिक के अकॉर्डिंग एनर्जी ये होती है, तो ये लगेगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये हो गए अपने डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के वेवलेंथ फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, ठीक है। मतलब जब काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो रेस्ट मास एनर्जी से बहुत कम हो, या जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो। अब अपन वापस से किसकी बात करेंगे भैया, रिलेटिविस्टिक केस की, और उसके बाद अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस खत्म। देखो तो भैया अब बात करें अपन रिलेटिविस्टिक केस की। इसका मतलब जो वेलोसिटी होगी वो ऑर्डर की होगी स्पीड ऑफ लाइट की, और जो एनर्जी होगी, जो काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की, वो भी किसके ऑर्डर की होगी, रेस्ट मास एनर्जी के ऑर्डर की होगी। तो लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, एम क्या है, मूविंग मास, ठीक है। अब देखो रिलेटिविस्टिक केस के अंदर एनर्जी मास रिलेशन क्या होता है, एनर्जी मास रिलेशन। देखो क्वांटम पढ़ने में बहुत मज़ा आता है ना, मुझे ऐसा लगता है, पर्सनली फील होता है, और जब आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, तो मुझे बताना कितना मज़ा आ रहा है। एनर्जी मास रिलेशन होता है ई स्क्वायर इक्वल्स टू, ई क्या होती है, टोटल एनर्जी, ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नोट स्क्वायर सी फोर, और ये क्या है, एम नोट रेस्ट मास, पी मोमेंटम है, ई एनर्जी है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ। अब जो टोटल एनर्जी होती है ई, ये क्या होती है, देखो इन फॉर्मूले में कई बार ई लिख देते हैं, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी होती है, ये बुक्स में कई बार लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी होती है, ध्यान रखना। तो देखो ई क्या होगा, टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर, आइंस्टाइन के रिलेशन से, जहाँ एम क्या है, मूविंग मास, रेस्ट मास नहीं, मूविंग मास, या फिर काइनेटिक एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के, किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी के। तो मैं अगर स्क्वायर कर दूं तो ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी का होल स्क्वायर, मतलब काइनेटिक एनर्जी का स्क्वायर प्लस रेस्ट मास एनर्जी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनटू रेस्ट मास एनर्जी, 2ab, अरे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है। अच्छा अब यहाँ से ये वैल्यू यहाँ रख दो, यानी इस इक्वेशन को मैं सेकंड इक्वेशन लिख देता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो मैं इसकी वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू बराबर रखता हूँ, तो ये हो गया पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर प्लस 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू एम नॉट सी स्क्वायर। ये टर्म से कैंसिल हो गई, तो यहाँ से पी स्क्वायर सी स्क्वायर क्या आ गया, देखो इन दोनों में काइनेटिक एनर्जी कॉमन है, तो मैंने ले लिया काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट, तो यहाँ से बचा काइनेटिक एनर्जी स्क्वायर था, और यहाँ से बचा 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी। बोलो क्लियर है। अब अपने को पी स्क्वायर सी स्क्वायर नहीं चाहिए, पी इंटू सी चाहिए, तो अंडर रूट ले लूँ, तो ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ब्रैकेट काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, क्लियर है, ठीक है। अब देखो ये रहा आपका रिलेशन,
तो लैम्डा इक्वल टू कितना है एच अपॉन पी, तो ऊपर भी सी लिख दूँ नीचे भी सी लिख दो, तो एच सी अपॉन, और नीचे पी सी की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। कितनी आ गई भाई, काइनेटिक एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी प्लस 2 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिलेटिविस्टिक केस। किसके लिए आ गया फॉर्मूला, रिलेटिविस्टिक केस के लिए आ गया। तो देखो अलग है ना, ये काइनेटिक एनर्जी तो है, ये डिफरेंस है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं क्वेश्चन देता हूँ, मैंने क्वेश्चन क्या कहा कि इफ एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड विद 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, क्या कहा मैंने, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सलेटेड विद 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, देन फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ और मैटर वेव्स वेवलेंथ। तो कैसे निकालोगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, ये या ये? अगर आप ये यूज करते हो तो भी सही आता है, क्योंकि हमेशा याद रखना, अगर आप रिलेटिविस्टिक केस नॉन रिलेटिविस्टिक में लगा देते हो तो रिजल्ट सही ही आएंगे, लेकिन अगर रिलेटिविस्टिक में नॉन रिलेटिविस्टिक का लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा तो फिर इसका यूज क्यों नहीं करें, क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूला टिपिकल है, और अगर ये केस वैलिड हो रहा है तो अपन क्यों इतना टिपिकल फॉर्मूला यूज करें, अपन तो सीधा सा फॉर्मूला यूज कर लें। तो कैसे पता लगाया, इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी से एक्सेलेटेड है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, और इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट मास एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन के लिए होती है 938.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो न्यूट्रॉन होता है उसके लिए होता है 939.6 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकालते हैं ये, रेस्ट मास इंटू सी स्क्वायर से। तो देखो 511 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है रेस्ट मास एनर्जी इलेक्ट्रॉन की, और इसको एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कितनी दी हुई है, 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सीधा सीधा बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, 1000 टाइम्स का फर्क आ गया। तो क्या कह सकते हैं अपन कि ये कौन सा केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। कौन सा केस है, नॉन रिलेटिविस्टिक केस है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे H/2m0 रेस्ट मास ले लूँगा इलेक्ट्रॉन का, और ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ रख लूँगा और सोल्व कर लूँगा। लेकिन अगर वो कह देता 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाओगे, क्यों, एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और रेस्ट मास एनर्जी भी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो मतलब देखो सेम ऑर्डर की आ गई, इसका मतलब रिलेटिविस्टिक फॉर्मूला यूज करना है, मतलब ये यूज करना है। क्लियर है, चलो ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अब।